अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। सो आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट। लाइक सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं उसमें, मेथड्स क्या क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और बिसाइड ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस द अदर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क। स्टार्ट करते हैं जी। रोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप टेकन टू मूव इनटू एंड स्टोर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर स्टेज टू द कस्टमर स्टेज इन अ सप्लाई चेन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हरगिज ऐसा नहीं है, शायद इनिशियली किसी के माइंड में ऐसा चल रहा हो कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जी हम अपने बिजनेस की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक इन अ डिस्ट्रीब्यूशन वे। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका एस्पेक्ट्स एक ही हो सकता है, बट एन ओवरऑल परस्पेक्टिव इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो ये बताना ये चाह रहा है कि हमारा जो सप्लायर है, जो भी चीज़ बना रहे हैं, वहां से लेकर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक सामान आना, और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एक तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्लस मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक जाना, ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैं थोड़ा सा इसका परस्पेक्टिव बताता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट वाला जो है सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। देखें जी, द पॉइंट इज, हमने जहां से भी एक चीज परचेज करनी है, सो बिजनेस ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या मैं अपना मटेरियल आउटसोर्स करूंगा, रॉ मटेरियल आउटसोर्स करूंगा, या मैं खुद उसको बनाया करूंगा। एक बात। दूसरी बात, अच्छा ठीक है जी, मुझे आउटसोर्स करना है। अगर आउटसोर्स करना है तो मुझे कहाँ से करना है? विद इन द कंट्री करना है, विद इन द सिटी करना है, आउट ऑफ द कंट्री करना है, किस रीजन से करना है, वहां की लॉजिस्टिक प्राइस क्या पड़ रही होंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही होंगी। ऑल दीज एक्सपेक्ट्स वुड बी द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान पहुंच गया, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद अब मेरा वो वाला सामान जाना है कस्टमर तक। अब अगेन बिजनेस ने सोचना है कि क्या ये वाला सामान मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भेजना है, खुद भेजना है, कस्टमर मुझे रिक्वेस्ट पुट करेगा, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ये तमाम चीजें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन एंड फैक्टर्स, कस्टमर सर्विस और कस्टमर सप्लाई चेन कॉस्ट, दो सबसे मेन इसके फैक्टर्स हैं। जब भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लगते हैं, इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी अ कंसल्टेंट विद एनी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के परस्पेक्टिव को लेकर आपके पास दो मेन फैक्टर्स होंगे। एक कस्टमर की सर्विस का, कि जाहिर सी बात है आपने कस्टमर को सर्विस देनी है, दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द अदर एस्पेक्ट इज सप्लाई चेन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएं, ऑल दो आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ होता जाएगा, बट उसमें कॉस्ट भी मैटर करती है। तो इसको वन बी वन देखते हैं जी। सबसे पहले जी रिस्पॉन्स टाइम। आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सबसे पहले अपने जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने जाना है, तो आपने देखना जी आपका रिस्पॉन्स टाइम आपने कितना रखना है, आपके प्रोडक्ट की नेचर क्या है, उसमें आपने फॉरन रिस्पॉन्स टाइम देना है, आपका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा कम आ जाए, खैर है, आपके प्रोडक्ट की नेचर किस तरह की है। जब आपको कस्टमर की तरफ से या मार्केट की तरफ से एक रिक्वेस्ट रिसीव होगी कि आपने फॉरन उस पर रिस्पॉन्ड करना है, कुछ प्रोडक्ट की ऐसी नेचर होती है जिस पे फॉरन रिस्पॉन्ड ना भी करें तो भी खैर है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर ने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो रात को सोया सुबह उठेगा और उसके घर पे या उसके सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में या शोरूम में गाड़ी पहुंचेगी, ऐसा नहीं है, ठीक। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे मास्क है, मेडिसन है, दालें हैं, आटा है, चीनी है, शूज़ हैं, कपड़े हैं, समर के हैं, विंटर के सीजन के कपड़े हैं, सो एंड सो फोर्थ। प्रोडक्ट वैरायटी, आप कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, क्या आप टोयोटा और होंडा की तरह सिर्फ चंद किस्म की गाड़ियां बनाते हैं, या आपकी एग्जांपल अमेजोन की तरह, ईबे की तरह या फ्लिपकार्ट की तरह, जहां पे आपके मल्टीपल आइटम्स हैं। वन बाई वन सबको देखेंगे जी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी से मुराद ये कि जी आपका प्रोडक्ट जब कस्टमर ने रिक्वायर किया, डिमांड किया, क्या प्रोडक्ट आपका अवेलेबल था, या आपका प्रोडक्ट अब अवेलेबल होता है या नहीं होता। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता तो डेफिनेटली आप फिर इस फैक्टर्स को देखते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस किस तरह आप ले सकते हैं। उसने अपना आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया, उसने आपके शोरूम से लिया, आपकी शॉप से लिया। टाइम टू मार्केट, टाइम टू मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम टू मार्केट से मतलब ये है कि जी अगर आपकी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका बन जाता है, तो टाइम टू मार्केट का मतलब ये है कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट अपना ऑनलाइन किया, लॉन्च किया, उसी वक्त ही सब लोगों को पता कर लगना शुरू हो गया। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अमेजोन। अमेजोन है या वॉलमार्ट है, जिसके अंदर जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है ऑटोमेटिकली उनकी वो फॉरेन
टाइम टू मार्केट, तो वो मार्केटिंग होना उसकी स्टार्ट हो जाती है, और ऑर्डर टू विजिबल। अच्छा, ऑर्डर विजिबिलिटी क्या है? ऑर्डर विजिबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं, क्या कस्टमर जो अपना ऑर्डर प्लेस किया आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, उसको दो चीजें हैं। पहले, क्या उसको ये दिखाना जरूरी है कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा हुआ है, और अगर ये जरूरी है तो क्या इस वक्त आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आपके कस्टमर को विजिबिलिटी होती है? अगेन इट डिपेंड्स बिजनेस टू बिजनेस। अभी मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस हैं, उसमें तमाम ही फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। इनिशियली इस कन्वर्सेशन और डिस्कशन में आपको लग रहा होगा नहीं सर ये तो एज ए परस्पेक्टिव है जो कि हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस की नेचर के साथ साथ ये तमाम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स में हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, कुछ फैक्टर्स में फिर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। फॉर एग्जांपल ऑर्डर विजिबिलिटी में मैं ये कहूँगा कि मैं कहता हूँ जी, हमने मार्केट में एक सर्वे कंडक्ट किया और हमें पता चला कि गाड़ी के फलां फलां फीचर्स लोगों को चाहिए, फाइन। ये एक आदमी ने अपनी गाड़ी को ऑर्डर की, इट डजेंट मीन कि हम उसको दिखाएंगे कि आपका ऑर्डर इस वक्त कहाँ पहुंचा है, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे पहुंचा है, गाड़ी असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंची या नहीं पहुंची। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट if I compare it, or if I goes with the other business like courier company, तो courier company में ऐसा नहीं है। courier companies आजकल कंपटीशन इतना है कि अपने कस्टमर को कहते हैं जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक, जस्ट ऑन अ सिंगल लॉगिन वी विल शेयर ईच एंड एवरी स्टेटस। हम आपको बताएंगे कि आपके इस वक्त पार्सल कहाँ पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा। तो ऑर्डर विजिबिलिटी इसमें, और रिटर्नेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बिजनेस के अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस तरह का डिज़ाइन है, या इस तरह की डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि अगर ड्यू टू सम रीजन कस्टमर आपका प्रोडक्ट वापस करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्या फौरन आपके पास वापस आता है? क्या आपके सर्विस पॉइंट हैं, सेल्स पॉइंट बने हुए हैं, ऐसे सर्विस पॉइंट हैं जो आपके रिटर्नेबिलिटी को फेवर करते हो? अब आते हैं सप्लाई चेन की कॉस्ट। तमाम तर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों ने चीज़ें तो डिस्कस कर ली, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्रीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डेफिनेटली हमें इन्वेंट्रीज की कॉस्ट, बहुत बड़ी कॉस्ट है, वो बियर करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन वी गोज विद डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इसलिए मैटर करती है बिकॉज हमें अपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर तक हमने सामान पहुंचाना है, उनसे सामान लेकर आना है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग, जब हमारे पास इन्वेंट्रीज बढ़ रही होती हैं, जब हमारे पास सामान आता है, वेयर हाउसेज हमें बनाने पड़ते हैं। एक पॉइंट से हम लोगों ने रॉ मटेरियल को आउटसोर्स किया, वहाँ से हमारे पास सामान आया, किसी वेयर हाउस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगेन हमारा सब का सब जो फिनिश प्रोडक्ट है अगेन किसी वेयर हाउस में जब स्टोर करना है। तो डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्रीज और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेयर हाउसेज, फिर उनकी फैसिलिटीज़ हैंडलिंग की कॉस्ट भी आती है। उसकी लेबर है, उस पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी है, उसका हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिस पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़े, सो एंड सो फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से मुराद यहाँ पे क्या? इन्फॉर्मेशन से मुराद ये कि आपको अपने पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, मैं इसको ग्रेड करता हूँ सबसे टॉप पे। आपका जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्यों ना हो, बहुत अच्छे फैक्टर्स अपने इन्वॉल्व क्यों, अनटिल अनलेस आपका ये इन्फॉर्मेशन वाला फैक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम नहीं कर सकता। और इन्फॉर्मेशन कौन सा? इन्फॉर्मेशन मीन्स टेक्नोलॉजी फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी फैक्टर मीन्स टीसीएस ने, ओसीएस ने, डीएचएल ने जितने मर्जी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर पैसे खर्च कर लें, अनटिल अनलेस उनके इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट, अनटिल अनलेस उनकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन, पार्सल हैंडलिंग, पार्सल मूवमेंट, व्हीकल मूवमेंट, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन एक सिंगल सिस्टम पे जब तक मैनेज नहीं की जाएगी, कंट्रोल नहीं की जाएगी, तब तक आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर नहीं आएगा। आया, ये वाली स्लाइड्स हमारे पास, अच्छा ये भी आपसे डिस्कस नहीं करनी, सॉरी, ये वाली भी स्लाइड मैं शायद पहले ले आया हूँ इनको। यस, ये वाली स्लाइड्स अभी मैं आपके पास वापस आते हैं जी। पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जो डिज़ाइन है। अभी हम लोगों ने फैक्टर्स भी कुछ डिस्कस किए, उन फैक्टर्स को भी हम ये देखेंगे, ये देख लीजिएगा प्लीज़। हम लोगों ने कहा था एक कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं और एक सर्विस फैक्टर होते हैं, ये तमाम चीज़ें वन बाई वन देखते हैं। इससे पहले एक छोटी सी एक स्लाइड देख लें कौन कौन से मेथड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। 6 डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन है, 2 की डिसीजन है। सबसे पहले आपने इन 6 डिज़ाइन में से जिस डिज़ाइन पे भी जाना है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन पे, सबसे पहले यू हैव टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस और 2 की डिसीजन। पहला, डिलीवर्ड और पिक बाय द कस्टमर, क्या आपने कस्टमर को खुद डिलीवर करना है या कस्टमर खुद कहीं से आके पिक करेगा, या कस्टमर को आपने डायरेक्टली डिलीवर करना है? पहला क्वेश्चन। इंटरमीडिएट लोकेशंस, क्या आपने अपनी कस्टमर और अपनी कंपनी के दरमियान कोई इंटरमीडिएट लोकेशंस रखनी है? क्या आपके पास कोई ऐसा वेयर हाउस, कोई ऐसा लोकेशन, कोई ऐसा पॉइंट रखना है? जब आप इन 2 क्वेश्चंस का आंसर्स कर लेते हैं ना, देन यू हैव अ डिफरेंट 6 मेथड्स टू डिजाइन योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पहला, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद द डायरेक्ट शिपिंग,
क्या मतलब? जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट शिपिंग पे जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद द डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज, डायरेक्ट शिपिंग कर रहे हैं लेकिन इन ट्रांजिट मर्ज क्या है अभी हम स्लाइड्स पे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद द कैरियर डिलीवरी, distributor storage with the last mile delivery, manufacturer या distributor storage with the customer pickup, and the last one is a retail storage with the customer pickup. Let's see जी, सबसे पहली बात मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी आपके पास, ये देखें जरा, इस आपको इस पिक्चर से नजर आ रहा होगा, आपके जितने कस्टमर्स होंगे उन कस्टमर्स की एक इंफॉर्मेशन रिटेलर के थ्रू आपके पास आएगी। फाइन, रिटेलर ने आप कस्टमर से इंफॉर्मेशन ली कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, रिटेलर के पास गई और रिटेलर ने फर्दर अपने मैन्युफैक्चरर को दिया, ये एरो का साइन जा रहा है। फिर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसने रिटेलर के पास कोई चीज वापस नहीं भेजनी, वो डायरेक्टली भेजेगा कस्टमर को। फाइन। अच्छा, इसमें सबसे पहले आते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? प्लीज जरा, यू हैव जस्ट 5 सेकंड, जरा बताते हैं मुझे सोच के। फाइन, गुड, एग्जैक्टली, यू आर राइट। द रीजन इज, पहला फैक्टर्स देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इसलिए कम हो जाती है बिकॉज मैन्युफैक्चरर जो चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो डायरेक्टली कस्टमर को भिजवा रहा है, कहीं स्टोरेज नहीं है, कहीं कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा आती है। रीजन, हर एक ऑर्डर मैन्युफैक्चरर इंडिविजुअली कस्टमर्स को भिजवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिटेलर के पास भिजवाता, रिटेलर देखता जी मैं एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गाड़ी भिजवा दूं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए फलां गाड़ी भिजवा दूं, रीजन वाइज डिवाइड कर लेते, ऐसा नहीं है। अलग अलग कस्टमर के पास अलग अलग आपकी शिपमेंट जा रही है, अलग अलग आपका ऑर्डर जा रहा है। अच्छा, इस तरह की चीज को ड्रॉप शिपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग भी बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको याद हो, और आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रिटेलर एक किसी भी कस्टमर की वेबसाइट पे जाता है, उसको एक ऑर्डर बुक करवाते हैं और मैन्युफैक्चरर उस ऑर्डर को डायरेक्टली रिसीव करके कंफर्म करके उस कस्टमर को डायरेक्टली पिक कर देता है, डिलीवर कर देता है। दैट्स कॉल्ड अ ड्रॉप शिपिंग। फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग, फैसिलिटीज हैंडलिंग की कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी बिकॉज आपने कहीं कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, कोई फैसिलिटेशन कॉस्ट नहीं है आपकी, वेयर हाउसेज नहीं है आपकी, कोई हैंडलिंग की कॉस्ट नहीं है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कस्टमर को डायरेक्टली डिलीवर कर रहा है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टाइप है। इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्फॉर्मेशन का एक्सपेंस भी आ रहा है। द रीजन इज, कौन सा कस्टमर था, किस तरह का उसने ऑर्डर दिया, उसने तो बेशक रिटेलर को दिया, बट अगेन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर का जो सिस्टम है दैट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ऐसा ना हो कि हम कस्टमर को चीज़ डिलीवर करने जाए, कस्टमर हमें कहे जी मेरा तो ये ऑर्डर ही नहीं है, या मैंने ये ऑर्डर डिलीवर ही नहीं किया, ये फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर तो मैंने आज से 1 महीना पहले डिलीवर किया था, मुझे बहुत लेट ऑर्डर डिलीवर हुआ जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बैक स्लाइड पे लेके जाऊँ थोड़ा, ये प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। ये हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी। हम लोगों ने कहा था एक सर्विस फैक्टर होता है और एक कॉस्ट फैक्टर होता है। तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। मेन स्लाइड पे वापस आऊँगा। एक हमारे पास सर्विस फैक्टर्स है और एक कॉस्ट फैक्टर है। सर्विस फैक्टर में आते हैं जी रिस्पॉन्स टाइम। डेफिनेटली इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्विक होता है। क्यों क्विक होता है? जैसे ही कस्टमर रिटेलर के पास अपना ऑर्डर बुक करवाता है तो रिटेलर का सिस्टम डेफिनेटली वही होता है जो मैन्युफैक्चरर ने इसको दिया होता है, तो रिस्पॉन्स टाइम फ़ौरन आता है। वो मैन्युफैक्चरर उसको फ़ौरन बता देता है एक अपने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कि आपका ये जो ऑर्डर है कितने दिनों में मैन्युफैक्चर होगा, कितने दिनों में आपको डिलीवर होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या कॉस्ट आएगी, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें। प्रोडक्ट वैरायटी, अच्छा इसमें आप मल्टीपल वैरायटी के लिए ये वाला सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जलाल सन्स की तरह, मैं बात करूं कुछ बड़े सुपर स्टोर्स की तरह, मैं बात करूं अमेजोन की तरह जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हैं। आप इस तरह की ये काम नहीं कर सकते बिकॉज फिर आपको बहुत टिनी और छोटे छोटे आइटम्स के लिए डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, वो बियर करनी पड़ेगी। फिर आप ये सेग्रीगेट नहीं कर सकेंगे कि आपको 500 वाला ऑर्डर भी रिसीव हो रहा है और 5000 वाला ऑर्डर भी रिसीव हो रहा है, इसलिए आपकी प्रोडक्ट वैरायटी इसमें कम हो जाती है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी डेफिनेटली इसमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज आप थोड़े से प्रोडक्ट में कंसर्न कर रहे होते हैं, डिज़ाइन होता है आपका, थोड़े से प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं। और डिलीवरी में क्यों ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये इसका एस्पेक्ट्स क्यों ज़्यादा अच्छे से कवर होता है? द रीज़न इज़ बीच में कहीं डिले नहीं है। कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया रिटेलर को, रिटेलर के थ्रू डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने उसको डिज़ाइन किया और कस्टमर को डिलीवर कर दिया। सेम इस तरह कस्टमर एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रहता है। टाइम टू मार्केट, ऑर्डर विजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ऑर्डर विजिबिलिटी से मुराद क्या है जी? ऑर्डर विजिबिलिटी से मुराद ये कि जब मैन्युफैक्चरर उसको
बनाना स्टार्ट करता है, सॉरी, प्रोडक्ट की ऑर्डर रिसीविंग से लेकर उसके हर एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक को जा रही होती है, वाया फोन, वाया एसएमएस और थ्रू ईमेल, किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू। और रिटर्नेबिलिटी के इसमें फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इसलिए या आसान इसलिए बिकॉज कस्टमर को पता है मैंने डायरेक्टली रिटेलर के पास जाना है और मुझे अगर प्रोडक्ट अपना रिटर्न करना है तो मेरा रिटर्न हो जाएगा। ये दो एरोज हैं, सॉलिड एरोज हैं, वो मैन्युफैक्चरर से आ रहे हैं कस्टमर की तरफ, और इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो डॉटेड लाइन में, ये देखें, ये यहाँ से एक डॉटेड लाइन जा रही है। मतलब ये कि कस्टमर का ऑर्डर एक रिटेलर के पास जाया गया था तो वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने मैन्युफैक्चरर के पास रिसीव हुआ और उसके बाद आप ऑर्डर पे काम होना शुरू हो गया जी। अच्छा, सेकंड टाइप इज डायरेक्ट शिपिंग। इसमें भी है डायरेक्ट शिपिंग, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इन ट्रांजिट मर्ज। सेम प्रीवियस काम मेथड की तरह काम करेगा। सिंपल इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। कस्टमर है, कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन रिटेलर के पास जाती हैं, मैन्युफैक्चरर के पास अभी भी डायरेक्ट नहीं जाती, रिटेलर के पास जाती हैं। और रिटेलर से बना दिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफिस हो सकते हैं, रिटेलर के पास जाती हैं और फिर रिटेलर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जाती है डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चरर के पास। मैं आपको इसकी लेटेस्ट एग्जांपल दूं, कोविड के दिनों में चुगताई लैब ने या बहुत सारी दूसरी मेडिकल लैब्स ने एक फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करवाई थी कि आपका सैंपल हम आपके घर से आके लेके जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, होता क्या था जी, आप उसके सिस्टम के थ्रू उनको कहते हैं एक इंफॉर्मेशन किसी भी आपके नियरेस्ट पॉइंट के थ्रू या नियरेस्ट फार्मेसी के थ्रू या डायरेक्टली आप किसी वेबसाइट के थ्रू उनको एक ऑर्डर बुक करवाते हैं कि आपने उसे सैंपल देना है, और वो फिर सैंपल आपके पास वापस आता था, या तो वो आपको डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है। अच्छा, इन ट्रांजिट मर्ज में या फिर वो क्या किया जाता है कि जो ऑर्डर आपका बन चुका है उसको एक इन ट्रांजिट मर्ज कैरियर से मुराद ये है कि एक कैरियर की जगह पे आपको वो मर्ज कर दिया जाता है और वहां से डिफरेंट कस्टमर्स को भिजवा दिया जाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इन ट्रांजिट मर्ज से मुराद ये कि आपके कुछ रीजन डिवाइड होंगे, आपके हो सकता है डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर वहां पे पहले इकट्ठे होते हैं और उसके बाद फिर एक बड़ी गाड़ी जाती है। इंस्टेड एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एक गाड़ी या एक ट्रांसपोर्टेशन मींस एक ही कस्टमर के पास जाए, पहले आपका सामान इन ट्रांजिट मर्ज में आता है और इन ट्रांजिट मर्ज के बाद फिर हर एक कस्टमर को सिटी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जरा जल्दी से देख लेते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट, डेफिनेटली इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है, क्यों कम हो गई? बिकॉज लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरर की एक ट्रांसपोर्टेशन इंडिविजुअल कस्टमर को जा रही थी, लेकिन अब इन ट्रांजिट मर्ज का हमें फायदा क्या हो गया कि अब हम डिवाइड कर सकते हैं कि जी कौन सी शिपमेंट किस डिस्ट्रिक्ट को कब भिजवानी है जी। नेक्स्ट है जी फैसिलिटीज हैंडलिंग, बहुत कम कॉस्ट है बिकॉज इन्वेंट्रीज नहीं है तो फैसिलिटीज और हैंडलिंग की कॉस्ट कम है। इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन सिस्टम की कॉस्ट आपको मैटर करती है और बड़ी हैवी कॉस्ट आती है बिकॉज आपको बड़ा एक मिच्योर और पावरफुल सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। रिस्पॉन्स टाइम बड़ा अच्छा होता है, फॉरन आपका ऑर्डर जहां पे मैन्युफैक्चरर के पास जाता है एक एक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि अब आपके पास ट्रांजिट मर्ज में आपका ऑर्डर पहुंच चुका है और अब आपको डिलीवर करने वाले हैं। बाकी सब की सब चीजें वही लास्ट में मैकेनिज्म की तरह सिंपल। इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेंट्री कॉस्ट इसमें थोड़ी सी इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड। द रीजन इज जब आप इन ट्रांजिट मर्ज की बात करते हो तो हो सकता है यहाँ पे आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपके हर रीजन में कोई ना कोई वेयर हाउस की जरूरत होगी, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, सॉर्ट ऑफ वेयर हाउस एक आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज। अच्छा जी, ठीक है, ये वही स्लाइड चल रही है। अच्छा, इसमें उसने एक छोटी सी एग्जांपल कोट की है। एग्जांपल क्या कोट किया? फॉर एग्जांपल डेल कंप्यूटर्स की बात करें तो डेल कंप्यूटर्स में फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर, और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी इंट्रा एंड मर्ज के समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने अपना कंप्यूटर और एलसीडी ऑर्डर की है और आप कहते हैं जी मुझे सोनी की इतने इंच की मॉनिटर चाहिए और फलान डेल के स्पेक्स का कंप्यूटर चाहिए। आपकी इंफॉर्मेशन एक रिटेलर के थ्रू उसके अलग अलग फैक्ट्रीज को या अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को डिलीवर हो गए जी। जब जैसे ही डिलीवर हुए तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अलग कंपनी है जो कि कंप्यूटर बना रही है, अलग कंपनी है जो कि मॉनिटर्स डिलीवर कर रही है। अब इंस्टेड ये देखें जरा, ऑर्डर एक है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक कंप्यूटर है एक मॉनिटर है। सी, अगर आपके पास यही ऑर्डर पहले एक गाड़ी जाए
ठीक है, और वो डिलीवर करने जाए जी मॉनिटर, और उसके बाद दूसरी गाड़ी जाए और उसको डिलीवर करने जाए कंप्यूटर, तो डेफिनेटली ऑर्डर एक है और उस पर ऑर्डर की कॉस्ट इसलिए बढ़ जाएगी बिकॉज आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई। इन ट्रांसिट मर्ज से मुराद ये कि फिर दोनों मैन्युफैक्चरर से, चाहे मैन्युफैक्चरर एक है और उसके अलग अलग 2 यूनिट बने हुए हैं जहां पे कंप्यूटर और मॉनिटर्स तैयार होते हैं, 2 अलग अलग यूनिट हो सकते हैं या 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, आपका ऑर्डर एक इन ट्रांजिट मर्ज में आएगा। इन ट्रांजिट मर्ज में आने के बाद वो देखेंगे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये कस्टमर है जिसके इस ऑर्डर में 3 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, और ये जनाब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का या लाहौर का रहने वाला है, तो अच्छा जी ये वाली जो गाड़ी है ये लाहौर के जितने ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से पिक करके लेके जाएगी लाहौर में डिलीवर होने के लिए, फाइन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है फिर आगे लाहौर में फर्दर छोटे छोटे उन्होंने रीजन्स बनाए हुए हों, या इस्लामाबाद में अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स बनाए हुए हों कि इन आगे फर्दर भी एक इन ट्रांजिट मर्ज भी हो सकते हैं, फाइन। सो ये हमारे पास डायरेक्ट शिपिंग विद इन ट्रांजिट मर्ज थी। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद द कैरियर डिलीवरी, एक्सीलेंट। ये एक नई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की डिजाइन है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा क्या चीज चल रही होती है, कस्टमर का ऑर्डर अगेन उसी तरह रिटेलर के पास आता है और रिटेलर से वो ऑर्डर जाता है फैक्ट्रीज के पास, और फैक्ट्रीज दोबारा वो ऑर्डर बनाकर वेयर हाउस स्टोरेज बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल जी मैं कोक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं यूनिलीवर का रिटेलर हूँ। अब मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर से एक इंफॉर्मेशन आई। अच्छा यू विल बी सरप्राइज्ड, पहले ये हो रहा था कि प्रीवियस वाले दो जो हमने मेथड्स 2-3 देखे उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन डॉटेड लाइन में, इंफॉर्मेशन फ्लो वाला फ्लो डॉटेड लाइन में रिटेलर से होता हुआ मैन्युफैक्चरर्स के पास जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे मार्केट में एक डिमांड का पता चली जी, मैंने कहा यार ये वाली डिमांड है, फलां क्रीम की, फलां कोक की, फलां जूस की, फलां पानी की बोतल की, एक्सवाईजेड किसी भी चीज की वो डिमांड हो सकती है, ये डिमांड है। तो डिमांड मैं अपने पास नोट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 1000 बॉटल्स की डिमांड है और मैं उसका ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ 1500 का या 1200 बॉटल्स का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे फैक्ट्रीज को नहीं बताने की जरूरत है, फैक्ट्रीज को मैंने नहीं बताया कि मेरा कस्टमर कहाँ कहाँ पे क्या क्या, एक डिपेंड करता है, या तो ये डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर इसी फैक्ट्री का भी हो सकता है, या एक और काम भी हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट कोई रिटेलर है, होलसेल रिटेलर है, इसने अपनी डिमांड इंट्रोड्यूस जज की और अपना डिमांड जज करने के बाद इसने ऑर्डर अपना फैक्ट्रीज को प्लेस कर दिया। फैक्ट्रीज ऑर्डर क्या करेंगी, तैयार करेंगी, डिलीवर करेंगी रिटेलर के पास और रिटेलर से वो जाएगा आगे कस्टमर्स के पास। अच्छा इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट की तरफ आते हैं, डेफिनेटली इन्वेंट्री कॉस्ट इसमें बहुत हाई हो जाएगी। रीजन हाई क्यों हो रही है, बिकॉज इसके अंदर आपके रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की एक इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी है, उसको मेंटेन करना है। आपके अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हैं, डेफिनेटली आपने उनको वेयर हाउसेज बना के देने हैं, आपने उनके इन्वेंट्रीज बना के देनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डेफिनेटली इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज है। फैसिलिटीज हैंडलिंग, प्रीवियस मेथड में हम लोगों ने देखा था इन्वेंट्रीज कम होने की वजह से फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग बहुत कम थी, बट इसमें चूंकि इन्वेंट्री बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होगी, सेम ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पोल का आइसक्रीम या फॉर एग्जांपल वॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उसकी वजह से आपको फैसिलिटीज और हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट उसमें कम आ जाती है। इसमें आपको कोई इतना हाई फाई, बहुत सॉलिड, बहुत अपडेटेड ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जो हर एक सेकंड में आपके कस्टमर्स को, रिटेलर्स को और मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्ड करो। इंफॉर्मेशन वाले सिस्टम के हवाले से इसमें कॉस्ट कम हो जाती है। रिस्पॉन्स टाइम जी, अब जरा इस पे गौर से देखिएगा, रिस्पॉन्स टाइम इसमें कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, ये आपका रिटेलर था, इसने मार्केट से एक रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की। अब रिटेलर कहते हैं नहीं यार मुझे इसको ऑर्डर नहीं प्लेस करना, मैं ये कोई इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है जी, तो रिस्पॉन्स टाइम इसमें कम हो सकता है। या उसने अगर ऑर्डर देना भी है, फॉर एग्जांपल तो उसने फैक्ट्रीज को ऑर्डर दे दिया, ड्यू टू सम रीजन उसको पता चला नहीं यार मुझे इस फैक्ट्री से नहीं फलां फैक्ट्री से सामान बनवाना है इस दफा, तो रिस्पॉन्स टाइम इसमें डेफिनेटली कम हो जाता है। प्रोडक्ट वैरायटी, डेफिनेटली प्रीवियस मेथड में मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एक मॉडल में बहुत अच्छे हैं और किसी एक मॉडल में बिल्कुल कवर नहीं होते। इसमें प्रोडक्ट वैरायटी, आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वैरायटी के लिए ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है आपका आपने खुद ऑर्डर बुक करवाना है, फैक्ट्री से आपके पास ऑर्डर आना है और फर्दर आपने डिलीवर करना है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का बता दिया आपको, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, हाँ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इसमें जरूरी नहीं कि बहुत हाई हो, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इसमें कम भी हो सकती है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। कस्टमर का एक्सपीरियंस इसमें इतना अच्छा नहीं होता, एक्सपीरियंस टाइम टू मार्केट भी नहीं है, ऑर्डर विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, कस्टमर का ऑर्डर कहाँ पहुंच गया कहाँ नहीं पहुंचा, ये ऑर्डर विजिबिलिटी के फैक्टर्स होते हैं।
और रिटर्नेबिलिटी वाला जो फैक्टर इसमें बहुत कम है। क्यों कम है? बिकॉज कस्टमर ने पहले एक चीज रिटेलर को वापस करनी है, उसको नहीं पता मैन्युफैक्चरर्स कौन है और फैक्ट्रीज कौन है। वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैन्युफैक्चरर को ये भी नहीं पता कि रिटर्नेबिलिटी के फैक्टर में मेरे किसी कस्टमर की फीडबैक अगर बुरी आई है तो मुझे कोई पता चल रहा है या नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? बिकॉज वी सेड इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इतना स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हम लोगों ने ये सिस्टम देखे, इसके अंदर हर एक चीज उसके मैन्युफैक्चरर को या उसके डिस्ट्रीब्यूटर को वन बाई वन हर एक टाइम पे पता चल रही होती है जी। ये देखें जी, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद द लास्ट माइल डिलीवरी। मैं थोड़ा सा आपको बैक स्लाइड पे लेके जाऊं, ये वाला जहां जहां हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये वाली जो चीजें आई थी, इसके आने का फायदा क्या था? कॉस्ट फैक्टर और सर्विस फैक्टर्स के जितने एस्पेक्ट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो इस मेथड में बहुत अच्छे से कवर हो रहे थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं आपका प्रोडक्ट कौन सा है और आपका बिजनेस किस तरह से है। जिस तरह का आपका बिजनेस है, कंपिटिटिव एडवांटेज एक टर्म में सॉरी भूल गया था और मैंने आपसे शेयर करनी थी। जब भी आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कंपिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह है कि अब आपने जब भी किसी कंपनी के कंसल्टेंट बनना है, जब भी किसी कंपनी के साथ आप काम करेंगे, आप ट्रेडिशनल कंसल्टेंट नहीं होंगे। प्लीज ये केयरफुली जरा सुनिएगा, ट्रेडिशनल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके सोसाइटी में कहीं पे चिकन की एक बहुत बड़ी शॉप थी, या फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर था, या फॉर एग्जांपल फार्मेसी स्टोर था, एक्सवाईजेड कोई भी है। अगर तो आपने ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह सिस्टम स्टार्ट किया तो जितने मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, कोई मॉडल आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। ट्रेडिशनल इन वे आप कहते हैं जी फलां बंदे की भी जलेबी बहुत बिक रही थी, मैंने भी जलेबी लगाना शुरू कर दी, फलां का मीट की शॉप बहुत अच्छी से चल रही थी, मैंने भी बहुत। whenever you start your business or whenever you visit some business being a consultant, you just have a one question and a one basic question. अगर आपका बिजनेस है तो अपने आप से क्वेश्चन करें, दूसरे का बिजनेस है तो कंपनी से क्वेश्चन करें। सबसे पहले उसे पूछे आपका कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है। कंपिटिटिव एडवांटेज से मुराद ये आपके बिजनेस में कौन सी ऐसी चीज है जो आप क्लेम करेंगे अपने बिजनेस में कि मेरे बिजनेस में ऐसी चीज है और बाकी किसी में ऐसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं जी मेरा कंपिटिटिव एडवांटेज ये है कि मैं मार्केट में एक ऐसा काम शुरू किया कि मैं 1 kg गोश्त की बजाय मैं उस पर, मतलब 1000 ग्राम होता है ना जी, मैं 1000 ग्राम की बजाय मैं 1200 ग्राम गोश्त देता हूँ। स्मॉल लेवल की मैं बात करूं, ये आपका कंपिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। आपका कंपिटिटिव एडवांटेज ये हो सकता है जी मैं बिल्कुल फ्रेश और ताजा दूध बेचता हूं बगैर मिलावट के, आपका कंपिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। आपका कंपिटिटिव एडवांटेज ये हो सकता है बड़े लेवल के बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मेरा कंपिटिटिव एडवांटेज ये है कि जी मेरा कस्टमर जब भी कोई ऑर्डर बुक करवाता है तो उसके ऑर्डर की एक एक डिटेल उसको एक एक सेकंड्स में, या जब जब उसका ऑर्डर जहां जहां प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम अपडेट कर रहे होते हैं। दैट कॉल्ड अ कंपिटिटिव एडवांटेज। सो ये तो एक कंपिटिटिव एडवांटेज के ऊपर बात हो रही थी। एनीवे, लेट्स बैक टू दिस स्लाइड्स। जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने कैरियर डिलीवरी के साथ इस मेथड्स को जब डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास डिफरेंट अच्छा कैरियर डिलीवरी का भी इसमें एक वर्ड में साथ आपके डिस्कस करता जाऊं। जब भी कोक या यूनिलीवर की फैक्ट्री से सामान उसके रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर से और रिटेलर से आगे सामान जाता है, तो इसमें कैरियर डिलीवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? बिजनेस एस्पेक्ट्स ये कहते हैं कि जितनी ये बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी ये आगे उनका सामान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोक की बॉटल्स तैयार हुई, कोक की बॉटल्स आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं विद इन द पाकिस्तान और विद इन द पंजाब और विद इन द XYZ प्रोविंस KPK में। कीप इन माइंड, ये कंपनीज या फैक्ट्रीज की अपनी लॉजिस्टिक नहीं होती, इनका अपना कैरियर सर्विस नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये इन्होंने कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और उनको कहते हैं जी आप हमारा सामान डिलीवर करेंगे। रीजन ये कहते हैं यार देखें, हम 100 ट्रक परचेज करने की बजाय, इतनी बड़ी अमाउंट प्लेज करने की बजाय हम वो चीज रेंट आउट कर लेते हैं, तो इसलिए कैरियर डिलीवरी आ रहा होता है। और सेम इस तरह आपके पास जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर हैं उनके पास भी डिपेंड करते हैं, कोई एक आदमी के पास अपनी गाड़ी हो सकती है, अदरवाइज उन्होंने कैरियर डिलीवरी के थ्रू काम करे होते हैं। ये जो नेक्स्ट चीज हमारे पास स्लाइड पे हम जा रहे हैं, जो नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ, इस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ कि यार हमने कहा देखो लाहौर बहुत बड़ा है, इस्लामाबाद बहुत बड़ा है, जब भी एक ऑर्डर आता है तो हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूटर से वो ऑर्डर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर तक पहुंचाते पहुंचाते बहुत देर लग जाती है, और डेफिनेटली देर लगेगी। क्यों लगेगी? मैं अगर लाहौर जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मल्टीपल कॉर्नर से ऑर्डर आए हुए होंगे,
उन ऑर्डर्स को पहले तो एक सम करना और एक वेट करना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने वेट करता होगा कि कोई ऑर्डर पहले बड़ा बन जाए फिर मैं आगे फैक्ट्रीज को डिलीवर करूंगा। ऐसा नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है। जब प्रोडक्ट यहाँ ऑर्डर उसके पास बड़ा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आइटम पूरे हो गए, फिर उसने अपना ऑर्डर बुक किया। क्यों ऑर्डर कंप्लीट किया? हो सकता है ऐसा भी हो कि ये वो जो ट्रक आना है, जो लॉजिस्टिक आनी है, वो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो वो कहता है यार हम लोगों ने लॉजिस्टिक के ऊपर ये बात डिस्कस की थी, हमने कहा था एक ट्रक नहीं आना है, अब उस पर डिपेंड करता है मैं 100 बॉटल लोड करके मंगवा लूँ या 1000 बॉटल लोड करवा के मंगवा लूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका वेट करेगा कि यार मेरे पास एटलीस्ट 1000 बॉटल का ऑर्डर कंप्लीट हो ले। जब ऑर्डर कंप्लीट होगा, ऑर्डर बुक करेगा, यहाँ से उसकी गाड़ी यहाँ पे लेकर आएगी। जब यहाँ पे डिलीवर हुई तो फिर फर्दर हर एक कॉर्नर में ऑर्डर डिलीवर करना और भिजवाना, ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। इस तरह के ऑर्डर्स में, इस तरह के मैथड्स में हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फायदे बहुत है, लेकिन नुकसान क्या आ रहा था? रिस्पॉन्स टाइम, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ। एक कस्टमर को उसका ऑर्डर बहुत देर बाद डिलीवर हो रहा था, तो हम लोगों ने इसको इनहांस किस तरह किया? डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद द लास्ट माइल डिलीवरी। सेम मेथड है, सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है जी इसमें के अंदर आपने लास्ट माइल डिलीवरी कर दिया। लास्ट माइल डिलीवरी से मुराद ये कि अब आपने कहा कि मैं जो है लाहौर जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट को, मैं लाहौर की चंद एग्जांपल नहीं ले रहा, नेक्स्ट वही रीजन की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं पहले एक रीजन एक डिस्ट्रीब्यूटर उसको कवर कर रहा था, बट नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारे पास फैक्ट्रीज जो हैं ऑर्डर रिसीव करेंगी। अच्छा, अगेन ऑर्डर वही कस्टमर से रिसीव हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, इंफॉर्मेशन इधर नहीं जा रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ये यहाँ पे रिसीव होने के बाद अब हम डिवाइड कर देंगे। हम पहले एक सिंगल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटर था, अब हम उसे डिवाइड इस तरीके से करते हैं, हम उसे कहते हैं कि जी देखें रीजन हमारे डिवाइड हो गए, आधे रीजन का सामान इधर चला गया, आधे रीजन का सामान इधर चला गया। रीजन अब पहले ये था जो इस कस्टमर को एक ऑर्डर 7 डेज बाद वीक को डिलीवर हो रहा था, अब वही ऑर्डर उसको हो सकता है 3 डेज बाद डिलीवर हो रहा है। डेफिनेटली इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कॉस्ट को इंक्रीज करेंगी। कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इसलिए बढ़ गई बिकॉज अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर अब एक नहीं है, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो आपके पास मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से आपके पास इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेयर हाउसेज की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और वेयर हाउसेज और जब इन्वेंट्रीज की बात आती है तो डेफिनेटली वहां पे फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग की भी बात आती है। ये कॉस्ट, इन्वेंट्री एंड फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग, ये दोनों एस्पेक्ट्स या कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगेन इंफॉर्मेशन की कॉस्ट इसमें कम आ रही होगी, वो इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, और बाकी चीजें इसकी प्रीवियस मेथड की तरह सेम रहेगी। लास्ट माइल डिलीवरी का मैं अगेन रिपीट कर दूं, लास्ट माइल डिलीवरी से मुराद ये होता है कि जब हम लोगों ने कोई डिलीवरी देनी हो तो हम उसके देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजन की कोई एक रीजन को या एरियाज को हम सम अप कर लेते हैं और हर एक एरिया की अलग अलग हम डिलीवरी करवाना शुरू करवा देते हैं। द रीजन इज उसमें आपका, अच्छा इसमें प्रीवियस मेथड की तरह इसमें थोड़ा सा एक चीज को और भी फायदा हो रहा है, और वो क्या है? हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम ये बढ़ जाएगा हमारे पास। ये देखें ना, फॉर एग्जाम्पल एक रीजन में यहाँ पे ऑर्डर आया, तो ऑर्डर यहाँ पे एक डिलीवर हुआ, फिर वो ऑर्डर उस कस्टमर के, मतलब ये तीनों कस्टमर एक टाइम पे कवर हो जाएंगे, फिर ये तीनों कस्टमर एक टाइम पे कवर हो जाएंगे। ग्रेट। नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप। ये आप बिल्कुल नई चीज सुन रहे होंगे और हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक नया मेथड हो, और यस अक्रॉस द वर्ल्ड ये बड़े बड़े हाई लेवल के ऊपर ये चीजें यूज हो रही हैं जी। ये क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास जी जब भी कोई ऑर्डर आता है, मैं थोड़ा सा आपको बैक स्लाइड पे ले जाऊं, ये डायरेक्ट शिपिंग की तरह ही है, कीप इन माइंड ये डायरेक्ट शिपिंग की तरह। डिफरेंस कहां पे? यहाँ पे आते हैं जी, डायरेक्ट शिपिंग की तरह ही है, और इसमें हमारे पास डिफरेंस सिर्फ ये है कि इस मेथड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, वो इंफॉर्मेशन आपके डायरेक्टली रिटेलर के पास जाएंगी एक सिस्टम के थ्रू। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन का फ्लो बॉटम से लेकर टॉप तक जा रहा है, टॉप से फिर रिवर्स भी आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कस्टमर से ऑर्डर जाता है आपके रिटेलर्स से होते हुए मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, और बनाने के बाद उसने कोई सेंटर पॉइंट बन रखे होते हैं जिसको हम क्रॉस डॉक कहते हैं, डीसी बोलते हैं।
क्रॉस डॉक से मुराद ये है कि हर एक रीजन की अलग अलग क्रॉस डॉक हम लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है। उन क्रॉस डॉक का मतलब ये है कि जनाब आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर होके आ गया, अब आप जाएं और उसको पिकअप कर लें, ठीक है। एक तरीका का क्रॉस डॉक से मुराद ये होता है कि आपका ऑर्डर जो है, रेडी ऑर्डर जो है, आपके क्रॉस डॉक में आते हैं और क्रॉस डॉक में आने के बाद पिकअप साइट्स बनी होती हैं डिफरेंट। पिकअप साइट पे आपका ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर जो है कस्टमर, अच्छा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज ये कि इसमें आपका ऑर्डर, कस्टमर अपना ऑर्डर खुद पिकअप साइट से पिक करने जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको डिलीवर नहीं कर रहे होते। जरा जल्दी से इसके देख लें, इन्वेंट्री कॉस्ट, डेफिनेटली इन्वेंट्री कॉस्ट एज कंपेयर टू द डायरेक्ट शिपिंग, इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आएगी बिकॉज आपने पिकअप साइड के ऊपर अपनी इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना है, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वेंट्री नहीं होती, सिर्फ वही इन्वेंट्री होती है जो जो आपकी डिलीवरी होनी होती है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत कम है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना होने के बराबर है। रीजन, आपने सिर्फ अपना सामान, बना हुआ सामान पिकअप साइट पे पहुंचा देना है, बाकी कस्टमर ने खुद लेकर जाना है। फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट कम है तो फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग की कॉस्ट भी कम होगी। इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली बहुत हाई और अलर्ट सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होता है, जैसे जैसे आपका ऑर्डर यहाँ से टेलर से यहाँ तक पहुंचता है, ऑर्डर जब बन रहा होता है, क्रॉस डॉक में आने के बाद पिकअप साइट में जैसे जैसे आता है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको आ रही होती है। प्रोडक्ट वैरायटी, इतनी लार्ज वैरायटी के ऊपर ये सिस्टम आपका नहीं चल सकता। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत एक्सीलेंट होता है। द रीजन इज कस्टमर उस सिस्टम के थ्रू आपको एक एक एक्सपीरियंस आपको बता सकता है। ऑर्डर विजिबिलिटी भी होती है और रिटर्नेबिलिटी, रिटर्नेबिलिटी का फैक्टर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिटर्नेबिलिटी फैक्टर इसमें बहुत अच्छा हो जाता है, इंप्रूव कर जाता है। रीजन इस वजह से इंप्रूव कर जाता है, रीजन इज कस्टमर ने वो वाला सामान सिंपल लाकर अपने पिकअप साइट पे भिजवाना है। पिकअप साइट से ऑटोमेटिकली सामान जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास या फैक्ट्रीज के पास, और दोबारा उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो भी चेंजेस है वो आके कस्टमर तक पहुंच जाती हैं, सॉरी कस्टमर तक क्या हो, पिकअप साइट तक पहुंच जाती हैं। तो ये जरा प्लीज, ये हमारे पास था कस्टमर पिकअप। देन हमारे पास है रिटेल स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप। इसमें हम लोग थोड़ा सा ये चीजें देख लें। इन्वेंट्री हायर देन ऑल अदर ऑप्शंस, बिकॉज हम लोगों ने कहा कि पिकअप साइट हमें मेंटेन करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है। फैसिलिटीज हैंडलिंग, जहरी सी बात है, जब मैंने बताया इन्वेंट्री हो रही है तो फैसिलिटीज भी है। इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं, हम ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैक पे जाएंगे। एक सेकंड जी, मैं थोड़ी सी स्लाइड्स और देख लूं ये वाली। जी, हम बैक पे जाएंगे और हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स यहाँ पे छोड़ी थी जी, स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में जी। अच्छा नहीं, ये अभी आपसे नहीं डिस्कस करनी, मैं एक टॉपिक है आपके साथ और पहले वो डिस्कस हुई। यस 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 यस, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। अब जरा हम देखते हैं डिफरेंट बिजनेसेस ने डिफरेंट कौन कौन से मॉडल्स अडॉप्ट किए और उनके पास उनके क्या क्या रिस्पॉन्स आए जी, ठीक है। अब आप देखते हैं जरा, वन है करस्पॉन्ड टू द स्टोरेज परफॉर्मेंस एंड सिक्स जो है वीकेस्ट में। एक का मतलब होता है बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है और सिक्स का मतलब होता होगा वीक परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप की मैं बात करूं तो रिस्पॉन्स टाइम वन है, वन से मुराद है बहुत अच्छा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वन क्यों है, बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, आपके पास ऑनलाइन ऐसे सिस्टम है जो कि सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी रिटेल स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप में फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग की बात करूं तो सिक्स क्यों आ रहा है, वीक क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने पिकअप साइट मेंटेन करनी है, आपने क्रॉस डॉक को मेंटेन करने इस वजह से आपको सिक्स आ रहा है। इस मामले में ये वीक है। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस इस चार्ट का मतलब ये है जी, आपका ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आपके बिजनेस में कौन सा फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं फला फला फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे टेबल से वन से लेकर सिक्स तक हमने इसको ग्रेडिंग कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा यार, फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा रखना है, तो आपको ये बता देगा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो जनाब कस्टमर पिकअप वाले में आ रहा है बहुत अच्छा और लास्ट माइल डिलीवरी में बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि टू आ रहा है ना, कंपैरेटिवली अच्छा है, ठीक है। बाकियों में इतना अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। आप कहते हैं नहीं जी, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी कस्टमर एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है ना वो आउटस्टैंडिंग हो, तो वो आपको बताएगा कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना जी, वो डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद द लास्ट माइल डिलीवरी सिर्फ आप उसमें ही अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर विजिबिलिटी, ऑर्डर विजिबिलिटी अगेन इसमें बहुत अच्छी है, ये जो हम लोगों ने कस्टमर पिकअप में बात की। आप कहते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इसमें अच्छी है जी, और ट्रांसपोर्टेशन किस में अच्छी है, मैन्युफैक्चर स्टोरेज विद द पिकअप, ठीक है। अगेन ये वाली जो चीज हम लोग, सो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स हैं, इन ग्रेड्स को हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे किसी और चीज की बात करें, फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज एंड इंफॉर्मेशन,
चलिए मैं इन्फॉर्मेशन कहता हूँ सबसे वर्स्ट किस में, वो कहता है सबसे वर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इसमें है, आपका इतना अच्छा सिस्टम इसमें इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। अच्छा अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्डर विजिबिलिटी सबसे बुरी किस में, वो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद पिकअप, ये इसमें है। अच्छा जी रिटर्नेबिलिटी जहरी सी बात है, रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप में सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज हम लोगों ने भी देखा था इसके अंदर वो डायरेक्ट आता है पिकअप साइड पे अपना सामान दे देता है और वो डायरेक्ट सामान आपके मैन्युफैक्चरर्स के पास पहुंच जाता है। अच्छा ये हम लोगों ने कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसकी देख ली। अब जरा आते हैं इसकी तरफ, डिफरेंट प्रोडक्ट या कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, की क्या है हमारे पास, +2 है वो बहुत सूटेबल है, -2 जो है वो अनसूटेबल है, 1 जो है वो समवट मतलब दरमियान दरमियान में है, और न्यूट्रल के ऊपर 0 हमारे पास न्यूट्रल है, मतलब +2 का मतलब होगा बहुत हाई और -2 का मतलब होगा बहुत बुरा। ठीक है जी, डिफरेंट प्रोडक्ट और कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई डिमांड प्रोडक्ट, अगर आपके पास बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज करना है, रिटेल स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास हाई प्रोडक्ट वैल्यू है, हाई प्रोडक्ट वैल्यू से मुराद ये महंगा प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट है, तो उसमें आप ये यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसका -1 आ रहा है। ये +2 किस में आ रहा है, मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद द डायरेक्ट शिपिंग, आप डायरेक्ट शिपिंग पे जाएंगे, फिर ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगेन लो कस्टमर एफर्ट, आप कहते हैं कस्टमर को इतनी एफर्ट नहीं मैंने करवानी, मैं कस्टमर को फैसिलिटेट करना चाह रहा हूं, तो ये -2 में है, ये डायरेक्ट शिपिंग सॉरी कस्टमर पिक वाला ये -2 में, ये सबसे बुरा रहेगा अगर आपने, अगर आपके प्रोडक्ट नेचर ये है कि आप ये चाहते हैं कि मेरा कंपिटिटिव एडवांटेज ये होगा, लो कस्टमर एफर्ट वाला होगा, तो फिर आपने क्या करना है, कहाँ गया मेरा कर्सर, अगर आपने अपने कंपिटिटिव एडवांटेज इसको रखना है तो प्लीज कीप इन माइंड रिटेल स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप, इस सेंस में, इस केस में, इस मॉडल में आपका -2 होगा, और मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद इन ट्रांजिट मर्ज में आपका +2 आएगा। इन ट्रांजिट मर्ज हम लोगों ने क्या देखा था, याद है आप लोगों को, मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा और अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भिजवाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने कस्टमर तक डिलीवर करना। तो अगेन ये हमारे पास +2। अच्छा मैं थोड़ा सा बैक स्लाइड पे हूँ, कुछ हमारे पास ये एस्पेक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास ये एस्पेक्ट्स हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज कह सकते हैं, बिजनेस के एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आपका कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है, आपका क्या एस्पेक्ट्स है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जरा जल्दी से क्वेश्चन है, आपके पास 5 सेकंड हैं, जरा देखें। इट इज मच इजियर टू रिटर्न प्रोडक्ट टू एन ऑनलाइन रिटेलर देन अ ट्रेडिशनल ब्रिक एंड अ मोर्टल सेलर। वो कहते हैं ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते हैं उनको सामान भिजवाना वापस करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जिसने दुकान वगैरह बनाई हो। जी एग्जैक्टली यू आर राइट, इट्स फॉल्स। क्यों फॉल्स है जी, ऑनलाइन शॉपिंग वालों की सबसे बड़ी कमबख्ती क्या है, बदबख्ती क्या है, हमें ये नहीं पता ये कहाँ पे है, हमें कंपनी कोई और है, बनाने वाला कोई और है, और हमें डिलीवर करने वाला कोरियर कंपनी कोई और है। जब हम कोरियर कंपनी के साथ कोई बहस करते हैं तो वो कहता है भैजान ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप मुझसे प्रोडक्ट लें और मुझे मेरे पैसे दें, सिंपल। ठीक है जी, मैं आपका प्रोडक्ट वापस नहीं दे सकता। फिर आप ऑनलाइन रिटेलर को कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, वो आपको ओके करता है, फिर आपको एक एड्रेस देता है, उस एड्रेस के ऊपर दोबारा आप कोरियर करवाते हैं अपने खुद पैसों से, और वो सामान आपके पास वापस आता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें, 9 सेकंड्स है। रिटेल स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप हैज हायर इन्वेंट्री कॉस्ट देन द मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद द डायरेक्ट शिपिंग। कहता है रिटेल स्टोरेज जो है जिसमें कस्टमर पिकअप की है, कस्टमर पिकअप करता है, उसकी इन्वेंट्री हैज हाई इन्वेंट्री कॉस्ट है एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद द डायरेक्ट शिपिंग। डायरेक्ट शिपिंग में वो कहते हैं कम है, और जिसमें रिटेल स्टोरेज जिसके अंदर आपका रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व हो गया उसमें आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा है। एग्जैक्टली यू आर राइट। देखें जो डायरेक्ट शिपिंग है उसमें तो इन्वेंट्री कॉस्ट आ ही नहीं रही ना जी, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया डायरेक्टली डिलीवर कर दिया, बट रिटेल स्टोरेज विद द कस्टमर पिकअप में आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आती है। क्यों आती है, बिकॉज हो सकता है मेरा प्रोडक्ट आज पिकअप साइट पे पहुंच गया, कस्टमर को कॉल की, कस्टमर ने कहा जी मैं कहीं बिजी हूँ, मैं 3 दिन बाद आके अपना प्रोडक्ट पिक कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली आपने अपना उसका प्रोडक्ट वो मेंटेन करना है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। जी अच्छा अब जरा देखते हैं ऑनलाइन सेल्स के हवाले से इम्पैक्ट क्या है। ऑनलाइन जो जितने सेल्स हैं, ऑनलाइन जितने स्टोर काम कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है,
कोई कॉल करें, कोई ईमेल करें, ऑर्डर डिलीवर करें, फौरन देते हैं। प्रोडक्ट वैरायटी, मल्टीपल वैरायटी के लिए आपके प्रोडक्ट्स यूज कर होते हैं। अमेजोन की मिसाल ले लें, दुनिया जहां का मेरे ख्याल से कोई प्रोडक्ट आप सोचें या हो सकता है आपके माइंड में भी ना हो तो वहां पे अवेलेबल होगा। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल अवेलेबल होता है। आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है, आपको फौरन आपको एक प्रोडक्ट के हवाले से वो मेरे ख्याल से 100 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा देता है अवेलेबिलिटी। कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस को इतना ऐसा अच्छा नहीं होता इस मामले में। ऑर्डर विजिबिलिटी, आप जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको फौरन ऑर्डर विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्डर कहाँ पहुंच गया है। डायरेक्ट सेल्स है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, पोर्टफोलियो प्रमोशन है और एफिशिएंट फंड ट्रांसफर है। ठीक है, एफिशिएंट फंड ट्रांसफर से मुराद ये आपने फौरन पैसे दिए और बहुत सारे मीन्स हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सोन सो। इन्वेंट्री कॉस्ट नॉन एक बराबर, फैसिलिटी जब इन्वेंट्री नहीं है तो फैसिलिटीज भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें आती है और इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा कॉस्ट आपकी आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन एंड यू हैव टू कैरी आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत मजे की केस स्टडी है जी डेल की, इसको जरा जल्दी से देखते हैं। डेल ने क्या किया? डेल दो तरह की चीजें बेचता है, एक तो वो बेचता है अपने लैपटॉप, दूसरा बेचता है वो कस्टमाइज सर्वर। ठीक है जी, कस्टमाइज सर्वर बेचता है और लैपटॉप बेचता है। अच्छा, कस्टमाइज सर्वर से मुराद ये है कंप्यूटर इंडस्ट्री में सर्वर्स यूज होते हैं, एक या एक से ज्यादा सिस्टम्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, उसकी इंफॉर्मेशन को, डाटा को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपके पास सर्वर्स इंस्टॉल्ड होते हैं जी। ठीक है जी, कस्टमाइज सर्वर से मुराद है कि आप अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट बताते हैं, अपने सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डेल आपको सर्वर देता है। ठीक है, दूसरा है स्टैंडर्ड लैपटॉप, सिंपल आम लैपटॉप जो यूज होते हैं। अब इसमें हम लोगों ने जरा जल्दी से मैं आपको देख लूं बिकॉज आगे भी कुछ ऐसी केस स्टडीज है। रिस्पॉन्स टाइम -1 क्यों दे रहा है जी? -1 इसलिए दे रहा है और -2 इसलिए दे रहा है बिकॉज ये लैपटॉप स्टैंडर्ड लैपटॉप है। ठीक है, आप कहते हैं जी स्टैंडर्ड लैपटॉप में फॉर एग्जाम्पल कोई 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी हुई है, आप कहते नहीं 1 TB की मुझे हार्ड नहीं चाहिए, मुझे 520 की SSD दे दें, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे रैम ये वाली नहीं ये वाली चाहिए, तो रिस्पॉन्स टाइम इसमें कम होगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड लैपटॉप है। आपका ऑर्डर हम ले लेते हैं, रिक्वेस्ट बुक कर लेते हैं, डेल के पास जाएगी थ्रू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और वहां पे वो हो सकता है आपके सिस्टम के उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम मॉडिफाई करके चेंज करके भेजे, तो वो तो है। ठीक है जी, कस्टमाइज सर्वर का मतलब क्या है? जहरी सी बात है, ऑनलाइन पे तो कम होगा। प्रोडक्ट वैरायटी +2 बहुत अच्छा क्यों है? बिकॉज आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटी है। अच्छा, नहीं ये डिफरेंट गेज लिखे हुए हैं, डिफरेंट चीजें हैं जिसमें -2 का मतलब है बहुत नेगेटिव और +2 का मतलब है बहुत पॉजिटिव। अच्छा, जरा हम इसको टोटल करें तो उसने ये देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो अच्छा दो चीजें थी, मैं पहले आपको ये चीजें बताता चलूं। डेल ने ये केस स्टडी के बाद अपना ये तमाम तर वैल्यूज इंट्रोड्यूस करने के बाद, सम करने के बाद उसने एक चीज डिसाइड की थी। उसने कहा था कि मैं जितने भी मेरे स्टैंडर्ड लैपटॉप हुआ करेंगे ना वो मैं बेचूंगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू। आप किसी भी प्लाजा में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहां पे आप किसी भी शॉपकीपर से जाके अपना लैपटॉप ले सकते हैं, स्टैंडर्ड लैपटॉप होंगे। बट ये जो कस्टमाइज सर्वर होंगे ये मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं बेचूंगा। रीजन, पहले तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को बताई, वो रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए मेरे पास आई, मैंने उसका एक सर्वर डिजाइन किया, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के पास भिजवाया और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर से पिक करने आया। तो ये आपकी 4 स्टेजेस बन जाती हैं। डेल डिसाइडेड कि मैं ये वाला काम ये नहीं करूंगा बिकॉज उसने कहा कि यार ये इसलिए नहीं करूंगा कि मैं कस्टमाइज सर्वर दे रहा हूं, मैं लैपटॉप कस्टमाइज नहीं दे रहा, ये स्टैंडर्ड लैपटॉप है, ये रिटेलर के थ्रू बेचूंगा और कस्टमाइज सर्वर यूजर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक रिक्वायरमेंट लूंगा, सर्वर उसका डिजाइन करूंगा और उसके घर पर डिलीवर करवा दूंगा। तो उसने ये देखा कि भाईजान उसका ये वाला जो इम्पैक्ट ऑफ सर्वर, मतलब ये जो कस्टमाइज सर्वर आता है हमारे पास ऑनलाइन, उसने जो लिया उसके अगर हम ये तमाम कैलकुलेशन करें तो इसके पॉइंट्स 13 जो है प्लस में है और इसके पॉइंट +5 में है। कॉस्ट के हवाले से, ये कॉस्ट के परस्पेक्टिव है ना जी, कॉस्ट के हवाले से ये सर्विस है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट के हवाले से ये +4 है और ये 0 पे मतलब इसको प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है, तो इन दो फिगर्स का मतलब क्या है? दो फिगर्स का मतलब ये है कि इन फिगर्स ने असल में एक्चुअली इसको बताया था कि ये वाली चीज में
ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूंगा और ये मैं रिटेलर के थ्रू बेचूंगा जी। अच्छा, यूजिंग ऑनलाइन सेल्स टू द सेल कंप्यूटर हार्डवेयर डेल आ टेलर सप्लाई चेन हाइब्रिड मॉडल से बना दिया गया। अभी मैंने आप लोगों को बताई कंपनी हाइब्रिड मॉडल भी अडॉप्ट कर सकती है। कंपनी कह सकती है अपने कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लैपटॉप में डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचूंगा और कुछ प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली कस्टमाइज जो प्रोडक्ट है या कोई एक्सवाइजी प्रोडक्ट है वो मैं सेल करूंगा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के थ्रू। More significant as a hardware become a more of the commodity, take advantage of the strength of the both online sales and the traditional retail and distribution। ये जरा लास्ट पॉइंट का मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि जी इसने डेल ने दोनों चीजों से फायदा उठाया। उसने ऑनलाइन कस्टमाइज सर्वर बेचकर ऑनलाइन सेल्स का फायदा उठा लिया और ट्रेडिशनल ऐसा नहीं है कि मार्केट से वो गायब हो गया, मार्केट में भी रहा। मार्केट में किस तरीके से रहा? स्टैंडर्ड लैपटॉप के थ्रू, और स्टैंडर्ड लैपटॉप उसने किसके थ्रू बेचे? अपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू बेचे। जरा जल्दी से आ जाते हैं अमेजोन की तरफ। अमेजोन की अगर मैं बात करूं तो अमेजोन के ऊपर जरा डिस्कस करते हैं। अमेजोन दो तरह की चीजें करता था। अमेजोन ने फिजिकल बुक्स बेचनी शुरू की और फिर अमेजोन ने ई बुक्स भी बेचना शुरू की। दोनों एक्सपीरियंस उसने चेक किए। जब उसने फिजिकल बुक बेचना शुरू की, ये जरा देखिएगा, फिजिकल बुक पे उसने देखा कि जी रिस्पॉन्स टाइम माइनस में है, मतलब कोई इतना अच्छा नहीं है। बिकॉज क्यों अच्छा में नहीं है? एक कस्टमर है, बुक परचेज करके चला गया, बुक अच्छी नहीं लगी, पत्नी कैसे फीडबैक दें? जब तक हम खुद ना जाएं तब तक फीडबैक नहीं मिल सकती। अगर मैं सिस्टम के थ्रू, ई बुक के थ्रू बेच रहा हूं, फौरन फीडबैक आएगी। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें देखें ये माइनस में कहां पे जी? अच्छा, जीरो में है, ऑर्डर विजिबिलिटी नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी ने फिजिकल बुक ऑर्डर दिया तो उसको विजिबल नहीं है और डायरेक्ट सेल्स नहीं है। जो बंदा शॉप पे आके बेच रहा है, ले रहा है आपकी शॉप अमेजोन की बुक, तो वहां से तो ठीक है। अदर डायरेक्ट सेल से मुराद ये है कि कहीं पे प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिजिकल बुक्स के हवाले से उसने देखा, ये जो हमारे पास सर्विसेज थी, फिजिकल बुक के हवाले से जो सर्विसेज हैं, उसने इनका सम किया प्लस वाले पॉइंट्स का। तो ये टोटल 5 ऐसे पॉइंट है टोटल जो प्लस में आ रहे हैं। लेकिन जब उसने ऑनलाइन बुक बेचकर तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्लस किया तो ये +10 आ रहे थे, डबल पे आ रहे हैं। कॉस्ट में आए, कॉस्ट के हवाले से फिजिकल बुक जब वो जो उसको बेच रहा था उस पर कॉस्ट माइनस में जा रही है। माइनस से मुराद ये कि नेगेटिव कॉस्ट जा रही है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि कॉस्ट माइनस होगी, इसका मतलब ये है कि उसकी एक्सपेक्टेशन से उससे ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है। फाइन। और +3 का मतलब ये क्या है? इसको बहुत अच्छे से प्रॉफिट आ रहा था। दैट्स वाई अमेजोन ने इतना, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बिजनेस में आपके डिस्ट्रीब्यूशन मोड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अमेजोन हैज डिसाइडेड कि मैं अब फिजिकल बुक्स बेचने की बजाय मैं ई बुक्स के थ्रू बेचूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में या सीनियर मैनेजमेंट ने ये साबित किया होगा कि फिजिकल बुक बेचने पे आपका जो बिजनेस की जो सर्विसेज है उसका रिस्पॉन्स +5 है, जबकि ई बुक्स में जाने पे आपका +10 है। टेलर सप्लाई चेन नेटवर्क फॉर द बुक्स, ये अमेजोन को हम बात करें, वो कहता है जी बार्न्स एंड नोबल्स, ये दो बड़ी कंपनीज हैं जो कि ये भी बुक्स बेचती हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि ई बुक्स पे नहीं है, फिजिकल पे आज भी हैं, इस वजह से अमेजोन आजकल हर कहीं आपको नाम भी नजर आता है। आपने देखा होगा इन्होंने अपना एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, प्लेटफॉर्म नहीं, टैब इंट्रोड्यूस करवा दिया किंडल के नाम से, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बुक्स के लिए यूज होता है जी। पीपॉड क्या है जी? पीपॉड को जरा जल्दी से देखते हैं। गुड स्टोरीज आपके साथ शेयर की जा रही थी, एक नेगेटिव स्टोरी है। पीपॉड एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के हवाले से था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि हम जनाब ग्रोसरी जो है ऑनलाइन बेचना शुरू करेंगे जी। ठीक है। तो जब ऑनलाइन बेचने की बात आई तो उन्होंने ये देखा कि जो जितना भी आपका सर्विस का जो एरिया था ना जी, उसको जब इन्होंने सम किया तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई अच्छी सर्विस या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कॉस्ट के हवाले से, कॉस्ट में दिए कि ये जब प्लस में जाएगा तो तब आप प्रॉफिट कमाएंगे ना, तो ये माइनस में जाना शुरू कर दिया। जरा जल्दी से देख लें इसको। रिस्पॉन्स टाइम -1 था, प्रोडक्ट वैरायटी 0 है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी 0 है, कस्टमर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा था, ऑर्डर विजिबिलिटी -1 है। अच्छा, ये मैं चीजें आपको बताऊं, ऑर्डर विजिबिलिटी यहाँ पे -1 के है, ये इस वजह से है उनको ये नहीं पता चलता था पीपॉड को कि सॉरी कस्टमर को, जब उसने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उनको ये नहीं इंफॉर्मेशन आ रही थी ये अब आपको उनका ऑर्डर कहां तक पहुंच चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरी बेचने की कोशिश की, लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली अभी तक नाकाम हो रहे हैं। कामयाब सिर्फ वही हैं जिन्होंने ये वाले मेथड यूज किए, ये वाले मेथड यूज किए, सॉरी ये वाले। ठीक है, कौन से कामयाब हैं? जिनका फिजिकल स्टोर खुद का एग्जिस्ट करता है
और साथ साथ उन्होंने एक ऑनलाइन डिलीवरी की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी। उनका तो बिजनेस है बहुत अच्छा। अगर वो किसी स्टोर ने इस तरीके से स्टार्ट किया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवर करूंगा और मार्केट में मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, ऑनलाइन मेरी सॉरी ऑनलाइन कह रहा हूँ, फिजिकल मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा या फिजिकल कहीं पे मेरी प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक आपका ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर नहीं चल सकता जी। अच्छा जी, ये हम लोगों ने पीपॉड की डिस्कशन की है। नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाते हैं। नेटफ्लिक्स क्या करता था? नेटफ्लिक्स दो तरह के काम करता था। नेटफ्लिक्स एक तो इम्पैक्ट ऑफ फॉर द डिजिटल कंटेंट। नेटफ्लिक्स हमारे पास एक तो ये डीवीडीज एक्चुअली बेचता था, ठीक है। तो डीवीडी बेचने के साथ साथ नेटफ्लिक्स ने एक और चीज बनाना शुरू कर दी, सर्विस ऑफर करना शुरू कर दी। और वो सर्विस आपकी कौन सी है? वो सर्विस है हमारे पास नेटफ्लिक्स। आप सबको पता है ऑनलाइन कंटेंट बेचना। तो ऑनलाइन कंटेंट बेचने की वजह से उसने ये देखें, जब फिजिकली दे रहा था तो प्लस था, ऑनलाइन पे +7 हो गया और कॉस्ट में वो 0 चला गया, लेकिन कॉस्ट में यहाँ पे उसके +2 पॉइंट आ गए जी। अच्छा जी, पीपॉड को नेटफ्लिक्स को अच्छा, इसका दूसरा कंपटीटर कौन है? रेड बॉक्स। रेड बॉक्स आज भी सीडीज बेचते हैं, फाइन, और बहुत बड़ा कंपटीटर है। बट नेटफ्लिक्स ने क्या किया? सेंट्रलाइज मॉडल टू द सप्लाई वाइड वैरायटी ऑफ मूवीज, अदर वेंडर्स हैव चोजन द डिफरेंट मॉडल्स। इसने क्या किया? ऑनलाइन डिफरेंट वैरायटी बेचना शुरू कर दी, जिस वजह से नेटफ्लिक्स आज हमारे पास एक बहुत ही कम सक्सेसफुल बिजनेस लाइन में आ रहा है जी। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बैक स्लाइड्स पे जाऊं। कुछ स्लाइड्स हमारे पास मिस थी, हम पहले नहीं सॉरी पहले हम लोगों ने ये वाली स्लाइड डिस्कस करनी है। यस, distribution network in a practice, the ownership structure of the distribution network can have as big as impact of the type of the distribution network. It is important to have adaptable distribution network. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जब वो इस 2 पॉइंट्स में एक्चुअली वो बताना ये चाह रहा है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की को हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर हम जाने की सोचने की बात करते हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक ऐसा होना चाहिए जो कमिंग सेंचुरी में, आने वाले वक्तों में नई से नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके, ठीक है, और वो अडॉप्टेबल होना चाहिए जी। Product price, commodities, and the critical effects of the type of the distribution system preferred by the customers. इंटीग्रेट द इंटरनेट विद द एग्जिस्टिंग फिजिकल नेटवर्क। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन फ्यूचर अगर उसने टेक्नोलॉजी को और इंटरनेट को अडॉप्ट ना किया तो बहुत सारे आपके बिजनेस ऑब्सलीट हो जाएंगे। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे माइंड में आती है, मुल्तान का सोन हलवा है, पहलवान की रेवड़ी है, और लाहौर में बिकने वाली नान खताई है। इनकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने ऑनलाइन मैकेनिज्म, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट ना करने की वजह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन नहीं हुई, उनके डिस्ट्रीब्यूटर बने ही नहीं एक्चुअली, ठीक है जी। अच्छा, वॉलमार्ट है, वही वही हम बात करें, डिफरेंट है। जिस तरह मैं वॉलमार्ट की बात करूं तो वो कहता है जी बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम किया, बट वॉलमार्ट जैसे काम जो नाम है उन्होंने इंटरनेट को अडॉप्ट किया। उनकी सप्लाई चेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से पहले दिन से अडॉप्ट की गई या डिजाइन की गई थी ताकि वो आगे फर्दर इनहांस हो सकें जी। एक क्वेश्चन है, जरा जल्दी से देखें। Compared to a business with the many retail stores, an online seller tends to have a lower per unit transportation cost. True or false? Please सोचे सोचे सोचे, hurry up. Exactly, it's false. And the next question is, customer prefer purchasing commodities product as one-stop shop. कहता है कस्टमर हमेशा कोशिश करता है मैं किसी ऐसी जगह पे चीजें परचेज करूं जहां पे मुझे तमाम तर चीजें मिले, अवेलेबल हो। एग्जैक्टली इट्स अ ट्रू। यहाँ पे उसका शायद आंसर नहीं दिया गया, इट्स अ ट्रू। अच्छा, रोल ऑफ द नेटवर्क डिजाइन। जब भी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को या डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने की बात करते हैं तो उसका रोल क्या जी? हम सबसे पहले देखते हैं कि फैसिलिटी रोल। फैसिलिटी रोल से मुराद ये है कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने आंसर करने होते हैं बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट रोल एंड व्हाट प्रोसेसेस, आपके बिजनेस के रोल क्या है, कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है, और आपके बिजनेस के प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ट्विटर की बात करूं, 1997 में जब ट्विटर ने अपना प्लांट वगैरह स्टार्ट किए थे, दोबारा स्टार्ट किए, उससे पहले जब उसने जापान में अपना प्लांट वगैरह स्टार्ट किया तो हिरोशिमा और नागासाकी के बम ब्लास्ट की वजह से प्रॉब्लम उसको क्या फेस हुआ था कि वो बिल्कुल खत्म हो गया था, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने देखा कि मुझे फर्दर और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना चाहिए और एग्जिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए, जिस वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड ये डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल है। फैसिलिटी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
आप जिस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास फैसिलिटी लोकेशन से मुराद ये है कि कितनी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, क्या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप विद इन द रीजन रहना चाहते हैं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट रहना है, विद इन द कंट्री रहना है, या आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। कैपेसिटी या लोकेशन, हाउ मच कैपेसिटी एट ईच फैसिलिटी। अगर आपने डिफरेंट फैसिलिटीज लोकेशंस बनानी है तो हर एक फैसिलिटी की हर एक लोकेशन की कैपेसिटी क्या होगी। मार्केट एंड सप्लाई लोकेशन, कौन सी मार्केट आप हिट करेंगे, किस मार्केट से आपका रॉ मटेरियल आएगा, किस मार्केट में आपकी लोकेशंस बनेंगी, किस मार्केट्स में, किस एरिया में, किस लोकेशन पे आपके वेयर हाउसेस बनेंगे, ठीक है, और आपकी सप्लाई के सोर्सेज कौन कौन से होंगे। रिविजिट डिजाइन डिसीजन आफ्टर मार्केट चेंज, मर्ज और द फैक्टर कॉस्ट चेंज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जो भी डिजाइन करने जा रहे हैं, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस तरीके का है कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, मार्केट में चेंजेस आती हैं, तो क्या इसका डिजाइन रिविजिट हो सकता है, चेंजेस हो सकती हैं, और क्या ये किसी और कंपनी के साथ मर्जर पे जा सकता है या नहीं जा सकता। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने नेटफ्लिक्स की बात की, हम लोगों ने कहा नेटफ्लिक्स 58 इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे 2010 में, और ये फिर मल्टी टाइम 20 टाइम इसके इंक्रीज कर गए 2013 में। इसी तरह अमेजोन था, अमेजोन वो कहता है 20 था, 20 से सॉरी 10 थे और 2000 में, और 2009 में कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये डिपेंड करते हैं आप कौन से ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन उन चीजों की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने तमाम क्वेश्चंस का सबसे पहले आंसर्स किया और उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिजाइन किया जी। फैक्टर कौन कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके नेटवर्क डिजाइन को, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कंप्यूटर चिप, ये जी इन फैक्टर्स की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो फैक्टर से मुराद ये कि डेल या एप्पल कंपनी जैसी बहुत बड़ी कंपनीज का आपने नाम सुने होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कंपनी है जापान में मौजूद जिनसे कंप्यूटर चिप्स बनवाते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, हार्डवेयर बनवाते हैं, रैम बनवाते हैं, हार्ड डिस्क बनवाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि कहीं और से वो आउटसोर्स कर रहे हैं और एप्पल कंपनी सिंपल उन चीज़ों को असेंबल कर रही है। और द इंटरेस्टिंग न्यूज़ इज ये खुद असेंबल भी नहीं करती, इसका असेंबल्ड पोर्शन भी हो सकता है चाइना में हो या कहीं और पे हो, वहां से असेंबल्ड होकर अपने पास में मंगवाती है और फिर फर्दर आगे बेचती है जी। टैरिफ एंड टैक्स इंसेंटिव्स हैं, एक्सचेंज रेट है, कितना एक्सचेंज रेट होगा, फ्लाइट एंड फ्यूल कॉस्ट है, पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स है, कंपिटिटिव फैक्टर से मुराद ये कि आपके और कौन कौन से कंपिटिटर्स हैं, कौन कौन सी फर्म्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी नेटवर्क या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या चल रही हैं, कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम आप लोगों ने कितना रखना है, लोकल प्रेजेंस आपने कितनी रखनी है, और लॉजिस्टिक एंड फैसिलिटी कॉस्ट आप लोगों के पास कितना मार्जिन इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। जिस तरह हम लोगों ने अभी बताया कंपिटिटिव फैक्टर से मुराद ये है कि कौन कौन से कंपिटिटिव फैक्टर्स आप ले सकते हैं। सुजुकी कंपनी जब इंडिया में गई तो उन्होंने मारुति के साथ एक जॉइंट वेंचर बना लिया, मर्जर कर लिया, जिस वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी, अब इस दोनों को फायदा क्या हुआ, मारुति को सुजुकी वाली टेक्नोलॉजी मिल गई और सुजुकी को मारुति की मार्केट मिल गई। सो इस तरीके से लोगों ने एक मर्जर बना लिया जी। अच्छा, दूसरी बात यह कि लोकेशन के हवाले से मैंने बात की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना था। अगर आप लोगों ने कोई इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 1 तक कोई एक एरिया है और उसमें अगर आपके पास एक यूनिट किसी एक कंपनी का, आप फॉर एग्जांपल कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी सेम प्रोडक्ट बेच रही है, तो हम लोग डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट, ये डिस्टेंस का डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस का फार्मूला ये है कि हमारे पास a प्लस 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 से a तक का जो फासला और a से और a से b के दरमियान का जो फासला, और 1 माइनस b का मतलब ये है कि जी 1 से b के दरमियान जो फासला वो हम लोगों ने माइनस करना होता है। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 a के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस 2 b के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन हमारे पास ये कहती है कि दोनों कंपनीज इस तरीके से एटलीस्ट अगर अपने पास मर्जर नहीं कर सकती तो एटलीस्ट ये जरूर कर लें कि दोनों कंपनीज, ए कंपनी अपनी लोकेशन ए से और बी कंपनी अपनी लोकेशन बी से दोनों मूव करके कहीं एक सेंटर पॉइंट पे आ जाए, दोनों कंपनीज इकट्ठी हो जाए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक नया मार्केट में बहुत अरसे का एक नया ट्रेंड चल रहा है, आपके जितने मॉल्स होंगे वो सब एक जगह पे होते हैं। शूज बनाने वाली या शूज बेचने वाले जो शॉपकीपर हैं उनकी कोशिश होती है कि मैं एक ऐसी मार्केट में जाऊँ जहाँ पे जो ऑलरेडी शूज बिक रहे हैं, मैं कहीं अलग बैठ के अपनी एक शॉप ना बना लूँ। तो ये आपके पास डिफरेंट लोकेशन का मर्जर है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास डिफरेंट फेज हैं, हम लोगों ने इनको डिस्कस कर लिया है
कि हमारे पास ये तमाम तो वो फेज हैं जी, फ्रेमवर्क है। जब हम कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम जाते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने करने होते हैं, माइंड में रखने होते हैं। अच्छा, एक स्लाइड्स बैक पे रह गई थी जी, वो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अभी मैंने कहा था पहले हम उन स्लाइड्स को, 2-3 स्लाइड्स हैं बस। यस, ये वाली स्लाइड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फैसिलिटीज है और रिस्पांस टाइम है। डेफिनेटली नंबर ऑफ फैसिलिटीज अगर आप बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ फैसिलिटीज से मुराद क्या है, आपके जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते जाएंगे, आपका रिस्पांस टाइम भी उस तरीके से आता जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नंबर ऑफ फैसिलिटीज, अगर आपके नंबर ऑफ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है। इन्वेंट्री कॉस्ट और नंबर ऑफ द फैसिलिटीज, अगर आपके पास नंबर ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट और नंबर ऑफ फैसिलिटीज, अगर आपके पास नंबर ऑफ फैसिलिटीज कम है तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ फैसिलिटीज आप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ती है। फैसिलिटीज कॉस्ट और कंपेयर करें अगर हम नंबर ऑफ फैसिलिटीज को, नंबर ऑफ फैसिलिटीज से मुराद ये कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ वेयर हाउसेज बढ़ेंगे तो आपके पास फैसिलिटी कॉस्ट भी बढ़ेगी जी। अच्छा जी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द फैसिलिटीज और रिस्पॉन्स टाइम, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, ये अच्छा, ये कुछ 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लेंगे प्लीज। अच्छा, मैंने अब जल्दी से कुछ अपने स्लाइड्स के लास्ट पोर्शंस की तरफ आना है। यस, लॉजिस्टिक चैनल में हमारे पास कुछ एक टर्मिनोलॉजी ये भी यूज होती है, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कनेक्शन विद द कनेक्ट नेटवर्क। ये डिफरेंट, अच्छा मैं आपको लॉजिस्टिक चैनल्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक और टाइप्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से भी चेक की जाती हैं या यूज होती हैं, नंबर ऑफ एक्लॉन्स के नाम से जी। ठीक है, डायरेक्ट शिपिंग है 1 एक्लॉन, 2 एक्लॉन, 3 एक्लॉन, नंबर ऑफ वेयर हाउसेज इन ईच एक्लॉन्स और टाइप ऑफ द, अच्छा यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। 1 एक्लॉन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन सा होता है? 1 एक्लॉन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होता है? जहाँ पे आपके पास सिंपल एक सेंट्रल वेयर हाउस है, जहाँ पे प्लांट जितनी आपकी फैक्ट्रीज हैं वेयर हाउस में सामान पहुंचाती हैं, और इस वेयर हाउस से आपके पास सामान जाता है आपके पास, आपके कस्टमर के पास। दूसरा हमारे पास, जिस तरह हमारे पास चीज है या वाइन बनाने वाली कंपनीज है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है कि आपके पास एक सेंट्रल वेयर हाउस है, सेंट्रल वेयर हाउस के बाद फिर सामान शिफ्ट होता है आपके रीजनल लेवल में, और रीजन के बाद आपके पास कस्टमर के पास शिफ्ट होता है। ठीक है जी, ये अब जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं, जो या हमारे पास ट्रेडिशनल जो निज़ाम चल रहा होता है। बैग में से मेरा बैग लिया। अच्छा, देन हमारे पास है 1 एक्लॉन प्लस ट्रांजिट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये तमाम वो चीजें जो हमने बैग पे पढ़ी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज है। सेंट्रल वेयर हाउस एक रहेगा, 1 एक्लॉन रहेगा, एक्लॉन का मतलब होता है लेवल, लेवल एक रहेगा। ट्रांजिट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मुराद ये कि इसमें डिफरेंट ट्रांजिट पॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल आपने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया, आपने कहा जी वेयर हाउस एक होगा, ठीक है, जहां सामान लेकर रखेंगे, और ये वाला है ये पंजाब को डील करेगा, ये केपी को डील करेगा, ये फॉर एग्जांपल सिंध को डील करेगा। इस तरीके से आपके डिफरेंट ट्रांजिट पॉइंट बन जाते हैं जी। अच्छा, दूसरे हमारे पास जी ब्रेक बल्किंग, या इसको दूसरा हमारे पास क्रॉस डॉकिंग का भी नाम दिया जाता है। क्रॉस डॉकिंग का मतलब ये है कि आपका, अच्छा ये वो भी एक्चुअली बता रहा है कि ट्रांजिट पॉइंट का मकसद या मेन रीजन क्या है। ये आपके पास क्रॉस डॉकिंग के तौर पे यूज होता है। क्रॉस डॉकिंग से मुराद ये कि जब आपका सामान बनता है एक फैक्ट्री में, सामान बनने के बाद आपके वेयर हाउस में आ गया, ठीक है, ट्रांजिट पॉइंट में आ गया, ट्रांजिट पॉइंट के बाद आपका सामान एक फैक्ट्री में बना, और उस फैक्ट्री में बनने के बाद वो उस ट्रांजिट पॉइंट में आया जिस ट्रांजिट पॉइंट के कस्टमर्स को वो रिक्वायरमेंट थी। इन सिंपल वर्ड्स, ड्रॉप क्रॉस डॉकिंग भी इसी काम के लिए यूज होती है। क्रॉस डॉकिंग से मुराद ये कि आपके पास फैक्ट्रीज में सामान बन के आया, आपके पास ट्रांजिट पॉइंट में आया, और उस ट्रांजिट पॉइंट के बाद क्रॉस डॉकिंग का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ सामान एक जगह पे इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद फिर वहां डिवाइड करना या उस एरिया में भेजना जिस एरिया की वो रिक्वायरमेंट है। मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या कहलाता है? मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर आपके पास वेयर हाउस होता है, ये तो कंपलसरी है। वेयर हाउस में मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ फर्क ये है कि वो वेयर हाउस से डायरेक्ट कस्टमर के पास भी जा सकता है, या फिर वो ट्रांजिट में भी जा सकता है, और ट्रांजिट से आपके पास कस्टमर में जाएगा जी। और तीसरा आपके पास थर्ड एक्लॉन लेवल। थर्ड एक्लॉन लेवल के अंदर आपके पास यूज होता है सेंट्रल वेयर हाउस है, फिर ट्रांजिट पॉइंट है, रीजनल वेयर हाउसेज हैं, सॉरी मेन वेयर हाउस है, रीजनल वेयर हाउस है, और रीजनल वेयर हाउस है, फिर ट्रांजिट पॉइंट है। ट्रांजिट पॉइंट से आपके पास कस्टमर में जाते हैं। जल्दी से जरा एक केस स्टडी देखते हैं। एक क्वेश्चन है,
मैं आपको पहले दिखा दूं। वो कहते जी एक एल्को नाम की कोई लोकल यूएस कंपनी है जो कि लाइटिंग फिक्सचर्स बनाती है, 3 फैसिलिटीज हैं उसके डिफरेंट एरियाज में। और उसके बाद it also relies on the solid distribution network made by the central distribution network located in Chicago and the 5 regional warehouses, 5 उसके warehouses हैं, 2 in the east and 3 in the west area. Each one able to sell 3 families of the product, 3 families 3 तरह के प्रोडक्ट बेच सकती है, एंड देयर वेरिएंट, और उन्हीं 3 प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएंट भी हर एक रीजन में। Elko logistic manager is evaluating the stock situation in the distribution network. To do that, he has collected some data. ये कुछ डेटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, इस डेटा को हम लोग देख लेते हैं। इस डेटा में हमारे पास लोकल वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, लोकल वेयर हाउसेज हैं, 5 वेयर हाउसेज हैं और एक सेंट्रल वेयर हाउस है। उस लोकल वेयर हाउसेज में उसने मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद लोकल वेयर हाउस में, और he has also collected information about the lead time need to realize and transport product. लीड टाइम हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, लीड टाइम हमारे पास कौन सा टाइम होता है, हमारे पास कितना दिनों का सामान हमारे वेयर हाउस में अवेलेबल है और कितने दिन लगेंगे नया सामान या नया रॉ मटेरियल मेरे वेयर हाउस में आने तक का। तो उसने लीड टाइम भी यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है जी, मीन टाइम और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हमारे पास लोअर वेयर हाउस का और सेंट्रल वेयर हाउस का भी। अब हम लोगों ने करना क्या है जी, हमारे पास वैल्यूज तो सब दी हुई है और के की वैल्यू भी दी गई है। के की वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ एल्को प्रोडक्ट इज $55 एंड द स्टॉक होल्डिंग रेट इज 5%। अब वो कहते हैं जी 5% उसकी स्टॉक होल्डिंग रेट है और एवरेज जो कॉस्ट है ना एक प्रोडक्ट की वो $55 है। क्वेश्चन क्या है जी, ड्रॉ एंड क्लासिफाई एल्को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हम मुझे बताएं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या बनेगा, और कैलकुलेट यूनिटरी एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सेफ्टी स्टॉक इन द सिस्टम। वो कहता है एल्को कंपनी को कितना सेफ्टी स्टॉक जो है अपने हमेशा वेयर हाउस में रखना ही रखना चाहिए जी, इन वैल्यूज को साथ यूज करते हुए। अच्छा, सबसे पहला आंसर करते हैं जी, एल्को प्रोड्यूसिंग द लाइटिंग फिक्सचर, हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, ही हैज 3 फैसिलिटीज इन द कैलेंडर एरिया। 3 फैसिलिटीज हम लोगों ने 3 प्लांट बना दिए। अ सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन शिकागो, सेंट्रल वेयर हाउस से आ गया। 5 रीजनल वेयर हाउसेज इन 3 प्रोडक्ट, 5 वेयर हाउसेज हमारे आ गए, और उसके बाद ये हमारे पास हम लोगों ने देख लिया इन, और उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आ गए 3 प्रोडक्ट के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, 2 एक्लेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इस एल्को की केस स्टडी का जी। तीसरा आते हैं जी, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के अंदर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी ये आपको पास डाटा दिया गया जी। एवरेज स्टैंडर्ड, ये आप लोगों को क्वेश्चन भी अगर हो तो आपके पास मौजूद होता है, वेयर हाउसेज, सेंट्रल वेयर हाउसेज की एवरेज वैल्यू भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी, और लीड टाइम के हवाले से भी आपका डाटा है और डिमांड के हवाले से भी कि एक आपका डाटा है। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, हम लोगों ने सबसे पहले तो सेफ्टी स्टॉक फाइंड आउट करना ना जी। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला ये है कि, अच्छा, सेफ्टी स्टॉक के लिए आपके पास आपको ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, डिमांड एवरेज, डिमांड स्टैंडर्ड डेविएशन, लीड टाइम एवरेज, लीड टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कौन सा डाटा जी, ऑलरेडी मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। के की वैल्यू दी गई है, और अब हम लोगों ने देखना है जी सेफ्टी स्टॉक का यूनिट क्या है और सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट उसकी क्या आ रही है, ठीक है जी, ये हम लोगों ने देखनी है। तो सेफ्टी स्टॉक पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं 21024 सेफ्टी स्टॉक जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो कैसे आया जी। हमारे पास सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला होता है के, ठीक है जी, अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिमांड, एवरेज वैल्यू ऑफ द लीड टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिमांड, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ऑलरेडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू ऑफ लीड टाइम, ये हमारे पास लीड टाइम एवरेज है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीड टाइम, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीड टाइम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम, और ये हमारे पास क्या है जी, एवरेज वैल्यू ऑफ डिमांड, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ डिमांड है, ठीक है जी। इस फॉर्मूला में जब हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सेफ्टी स्टॉक आ जाता है। सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये है कि यूनिट्स 2,01,024 यूनिट हम उसने हमेशा रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये मुझे यूनिट रखनी है तो फिर मैं क्या करूंगा यार, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी मुझे, इसकी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा वो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया था। पर यूनिट पर आइटम की कॉस्ट इसको 5% है और सेफ्टी कॉस्ट इसको 5% पड़ती है, $55 है, और
सेफ्टी कॉस्ट उसको 5% पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 21,024 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। जब हम ये करेंगे तो आपके पास ये सेफ्टी स्टॉक, तो वो कहता है ये जो इतने यूनिट हैं आपको रखने के लिए $57,816 आपको खर्च करने पड़ेंगे, आपके पास इतनी जेब में होनी चाहिए। तो ये हर एक वेयर हाउस के उसने सेफ्टी स्टॉक के यूनिट भी आइडेंटिफाई कर लिए और सेफ्टी स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर लिया। जब हम सेफ्टी स्टॉक के तमाम यूनिट को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट निकल आएंगे, और जब हम सेफ्टी स्टॉक की प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी जी। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट स्लाइड थी। मैं प्रीवियस स्लाइड में जरा देख लूँ कोई स्लाइड हमारी मिस तो नहीं हो गई। ये एस्पेक्ट्स आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों ने खुद देख लेने, ये हम लोगों ने देख लिए। हम लोगों ने एक्लॉन्स लेवल भी देख लिए। एक्लॉन्स लेवल देखने के बाद हम लोगों ने यस, ऑल स्लाइड्स आर कंप्लीटेड। अच्छा, प्लीज इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, फील फ्री टू आस्क मी। ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, you can drop me an email and you can drop me a text. Thank you so very much and wish you best of luck.